थ्योरी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है ट्राइंगल, हमने पढ़ा है तो ट्राइंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, रेक्टेंगल को ऐसे कर देते थे, मींस पिक्टोरियल व्यू बना लेते थे। तो इससे हमें क्या हो जाता था, आसानी हो जाती थी कि सपोज हमें बोला है ये एंगल कितना है तो ये और ये पूछा है, समझने में आसानी हो जाती थी। किसी चीज का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो समझने में ज्यादा आसान रहता है। तो इसी बेस पर इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने वेन डायग्राम का लॉजिक दिया। तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम सेट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम रेक्टेंगल का और क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने में। तो जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो एक रेक्टेंगल से। ये होता है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। और जो सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट छोड़ के जो बाकी सेट होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हो सर्कल से। ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। और जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको आप ऐसे लिख देते हो। सपोज इसमें एलिमेंट है 1 2 4 6, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई सेट था A 1 2 4 6, तो उसका वेन डायग्राम ये है। और ये सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, से इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट था U 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये, ठीक है। अब इन वेन डायग्राम्स को यूज करके हम सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमें पता, हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। अब जैसे अगर मैं ये देखूं, ये दोनों सेट, तो इस सेट के सेट ए के सारे एलिमेंट सेट यू में आ रहे हैं। दैट मीन्स सेट ए यू का सबसेट है, या मैं बोल सकता हूं यू सेट ए के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको? ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया एक U, ठीक है। और ये सेट हो गया मेरा A। सेट A में क्या एलिमेंट है? 1 2 4 6, ये एलिमेंट सेट A में है। और जो रिमेनिंग बचे U में तो सारे ही है ना, 1 2 आ गया, 3 4 आ गया, 5 6 आ गया, 7 8 9 10। तो ये सेट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई यूनिवर्सल सेट है U जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका एक सबसेट है A, और A के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 4 6, ठीक है। तो इसको मैं मैथमेटिकल व्यू में ऐसे लिखता, A इज ए सबसेट ऑफ U। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैंने ऐसे लिखा, और इससे मुझे ये भी पता चल गया कि A में कौन कौन से एलिमेंट है और U में कौन कौन से एलिमेंट है। अब इसी एग्जांपल में सपोज मेरे पास कोई एक और सेट होता B, तो देखिए B के सारे एलिमेंट A में भी आ रहे हैं, तो B A का सबसेट है, A U का सबसेट है, ठीक है। तो इसको मैं यहां कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखिए B के एलिमेंट ये है 1 2, और मैं किसी भी सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये B का एक सर्कल बना देता हूं। दिस इज सेट B। हो गया क्लियर कि भाई ये एक सेट B है जिसके एलिमेंट 1 2 है, वो A का सबसेट है। A के एलिमेंट क्या है? 1 2 4 6 है, और ये सब एक यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं जिसका की एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से सेट की सारी प्रॉपर्टीज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट की जा सकती है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स।
हमने पहली क्लासेस में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो सेट के ऑपरेशन में चलने से पहले, ऑपरेशन ऑफ सेट टॉपिक शुरू करने से पहले हमें यह समझना है कि अब से हम ये मान के चलेंगे कि जो भी सेट हम मान रहे हैं ए बी सी डी, वो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। क्योंकि हमें पता है हर एक सेट का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स की, तो हमें ये समझ के चलना है आगे कि जितने भी मैं सेट मान के चल रहा हूं वो किसी ना किसी सेट का सबसेट है, किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या हुआ? यूनियन जैसे कि नाम से पता चल रहा है इकट्ठा करना। सपोज मेरे पास कोई दो सेट्स हैं, ए 1 2 3 4 एंड बी 3 4 5 6 7। ए और बी कोई मेरे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट मींस, यूनियन वर्ड का मतलब है इकट्ठा करना। तो अगर मैं बात करूं कि यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। यूनियन का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हो, बी के भी सारे एलिमेंट हो, और अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। यूनियन ऑफ सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो इस सिंबल से, सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ सेट्स। ये यू की तरह का ही एक सिंबल है, इसको यूनियन ऑफ सेट का सिंबल बोलते हैं। तो ए यूनियन बी अगर मैं बोलता हूं तो इसको मैं लिखता हूं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, हमने क्या बात की है कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट आ गए, और इसमें क्या आएगा? बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे विद कॉमन एलिमेंट्स ओनली वंस। 3 ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 ऑलरेडी आ चुका है, ये भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 नहीं आया, 6 7। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास दो सेट थे ए और बी, तो उनका यूनियन एक सेट होगा जिसमें कि सारे एलिमेंट होंगे जो ए एंड बी के हैं। तो मैथमेटिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि इफ x belongs to A and y belongs to B, अगर सेट A में कोई एलिमेंट है x और सेट B में कोई एलिमेंट है y, तो then x, y belongs to A union B। भाई A यूनियन B भी एक सेट ही है, तो अगर A में कोई एलिमेंट x है तो वो भी A यूनियन B में तो आएगा ही, क्योंकि A के सारे एलिमेंट लेने हैं, और B में कोई एलिमेंट y है तो वो भी A यूनियन B में आएगा। दैट मीन्स इफ x belongs to A and y belongs to B, then x, y belongs to A यूनियन B। ये मेरा मतलब हो गया। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये बोलूं x belongs to A यूनियन B, तो इससे आप क्या समझते हैं? अगर मैं बोलूं कोई एलिमेंट है x जो कि बिलोंग करता है सेट को A यूनियन B, तो देखिए A यूनियन B में x आ रहा है, यानी कि x या तो A में रहा होगा या B में रहा होगा या दोनों में रहा होगा। ठीक है, तभी A यूनियन B में आ रहा है। तो इस चीज से मैं ये समझ रहा हूं कि दिस इंप्लाइज दैट, ये सिंबल हमें याद है, इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट x belongs to A और x belongs to B। x belongs to A यूनियन B लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ ये बोल ही रहा है कि x belongs to A यूनियन B है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x A में रहा होगा या x B में रहा होगा, इसीलिए वो A यूनियन B में आ रहा है। एग्जाम्पल 12 देखेंगे NCERT बुक का। Let A is equals to 2 4 6 8 and B equal to a set whose elements are 6 8 10 12।
फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमने क्या पढ़ा है कि ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8, फिर बी के लिख लो और ये देख लो कि कुछ एलिमेंट ऐसे तो नहीं जो ऑलरेडी लिख चुके हो। जिनको ऑलरेडी लिख चुके हो वो नहीं लिखना है। 6 लिख चुके हो, 8 लिख चुके हो, नहीं लिखना है। 10 12, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हम एक कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करेंगे, तो इसलिए एग्जांपल 13 को बहुत ध्यान से समझना है। यहां बोल रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और b इक्वल टू ए आई यू, शो दैट a यूनियन b इज इक्वल्स टू a। a यूनियन b यहां क्या होगा, a यूनियन b इज इक्वल्स टू, हमने बात की थी पहले a के सारे एलिमेंट लिख लो, a e i o u, सॉरी अब हमने कहा था कि बी के सारे एलिमेंट लिख लो, जो एलिमेंट पहले आ चुके हैं वो नहीं लिखने। तो देखो ए आ चुका है, आई भी आ चुका है, यू भी आ चुका है, तो और कुछ लिखना ही नहीं है। अच्छा ए यूनियन बी क्या बना, ए ई आई ओ यू, और ये क्या है, अपने आप में ए है। तो क्वेश्चन हमने क्या प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, वो तो हमने प्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, जो इस क्वेश्चन से हमें लॉजिक क्लियर करना है, एक चीज ध्यान में रख के चलनी हुई ये है कि यहां से देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इस क्वेश्चन से मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। ये बात मुझे क्वेश्चन से पता चल रही है कि B इज ए सबसेट ऑफ A, और क्वेश्चन से रिजल्ट क्या आ रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A। दोनों बातें सही हैं, तो यहां से क्या बात सही निकल कर आती है कि इफ B इज ए सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझकर चलने वाली, याद रखने वाली चीज है। यानी कि यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट का अगर मैं यूनियन करूं तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। वेन डायग्राम में अगर मुझे ए यूनियन बी दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बना लो। हमने बात की थी ऑपरेशन ऑफ सेट से पहले कि अब से हम जो भी सेट मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि वो किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया यू। दो सेट हैं ए और बी, ये कोई दो सेट है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए का मींस ए का सर्कल ए के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का सर्कल बी के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स मींस पूरा ए, ये पूरा शेडेड पोर्शन, दिस इज ए एंड बी, यानी जो बी के भी सारे एलिमेंट। अब बी में जो बच गया वो ले लो। देखिए ये पोर्शन, इतना पोर्शन जो आ रहा है कॉमन, ये बी में भी है, लेकिन जैसे हम वहां पे सिर्फ एक ही बार लिख रहे थे तो इसको दोबारा शेडेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शेडेड है। तो आपने देखा जो हम मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी सेम ही है। तो रिमेनिंग बी वाला पोर्शन, हम रिमेनिंग बी के ही एलिमेंट लिखते थे, कॉमन एलिमेंट लिखते नहीं थे। तो ए यूनियन बी will be all shaded portion in red. This is A union B. वेन डायग्राम में A union B को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, वो हमने यहां लिखी हुई है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन में हम पढ़ते थे कि भाई 2 + 3 = 3 + 2, वही चीज यहां पर है, कम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B = B यूनियन A। कैसे? A यूनियन B का मतलब A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, और B यूनियन A का मतलब B के सारे एलिमेंट और A के सारे एलिमेंट, तो दोनों एक ही बात है। तो दैट मींस इन यूनियन ऑपरेशन
commutative law holds good. Second, A union B union C is equals to A union B union C, associative law. A union B का मतलब A और B के सारे एलिमेंट, और फिर यूनियन C का मतलब A B C के सारे एलिमेंट, B यूनियन C का मतलब B और C के सारे एलिमेंट, फिर A के भी सारे एलिमेंट। मींस इसका मतलब भी क्या है कि A B और C के सारे एलिमेंट, और इसका मतलब भी A B और C के सारे एलिमेंट। दैट मींस बोथ आर सेम। थर्ड, A यूनियन phi is equals to A मींस phi के साथ आप किसी भी सेट का यूनियन कर दो A ही आएगा, क्योंकि phi में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है। एलिमेंट किसके रहेंगे? A के रहेंगे। तो जब आप A के सारे एलिमेंट उसमें लिख दोगे तो ये A ही आएगा। phi को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो नंबर खुद ही आ जाता था, हम बोलते थे 1 को आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी phi को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। देखिए ये एक चीज और भी जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, हम क्या डिस्कस करके आए थे कि इफ B इज ए सबसेट ऑफ A देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A। ये बात अभी हम डिस्कस करके आए हैं लास्ट एग्जांपल में। तो देखिए phi क्या है? phi हर सेट का सबसेट होता है, मींस phi इज द सबसेट ऑफ A। phi सबसेट ऑफ A मींस phi हर सेट का सबसेट होता है। वो आइडेंटिटी हमने पिछले एग्जांपल में प्रूव की थी। तो phi इज अ सबसेट ऑफ A मींस A यूनियन phi इज इक्वल्स टू A। ठीक है। सिमिलरली A यूनियन A इज इक्वल्स टू A, इसको आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं कि किसी भी सेट का अपने आप से यूनियन सेट इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि सेट का अपने आप से यूनियन करोगे तो सेट के ही एलिमेंट आएंगे। उस तरह से भी देख सकते हो कि कोई सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है, और अगर सबसेट का उसके सुपरसेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो तो सुपरसेट इटसेल्फ। फिफ्थ, ये U यूनिवर्सल सेट वाला U है, ये यूनियन वाला है। ठीक है, तो इनको डिस्टिंग्विश करना है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन A के साथ विल गिव यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। दिस इज लॉ ऑफ U। ये क्यों है? ये भी सिंपल इसी चीज से आ रहा है, क्योंकि A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। A इज ए सबसेट ऑफ U, तो U union A will be superset, that will be universal set in this case itself. Sets पर सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। यूनियन हमने पढ़ लिया था, अब हमारे पास ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। लेट अस अज्यूम अगेन कि हमारे पास कोई दो सेट हैं। हमारे पास कोई दो सेट हैं A 1 2 3 4, B 2 4 6 8। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B एक सेट होगा ऐसे एलिमेंट्स का जो A और B दोनों में कॉमन है। यूनियन में हमने क्या पढ़ा था कि A और B दोनों के सारे एलिमेंट। इंटरसेक्शन में क्या होगा? यूनियन का उल्टा। इंटरसेक्शन मींस दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स है वो आएंगे। यूनियन को हम U से रिप्रेजेंट करते थे, इंटरसेक्शन को उससे उल्टा ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये यूनियन का उल्टा ऑपरेशन है। ऐसे समझ सकते हो। यूनियन में सारे एलिमेंट लेने होते थे, इसमें वही लेंगे जो दोनों में कॉमन है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली? A इंटरसेक्शन B, इसको हम पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। यूनियन साइन होता था तो इसको हम पढ़ते थे A यूनियन B, एंड दिस विल बी इक्वल टू अ सेट which will be having common elements of A and B। common elements क्या क्या है इसमें? देखो 1 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 नहीं आ रहा है। 4 और तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि A ही खत्म हो गया। तो A इंटरसेक्शन B will be 2 4। ठीक है। तो यहां पर एक बात क्या समझ में आई कि अगर कोई एलिमेंट X है which belongs to A intersection B, this implies, ये क्या इंप्लाई करेगा? यूनियन में क्या हो रहा था कि अगर कोई एलिमेंट X A यूनियन B में आ रहा है तो वो इंप्लाई करता था कि X या तो A में रहा होगा या B में रहा होगा। इस केस में क्या होगा? X क्योंकि कॉमन है तो X A में भी रहा होगा एंड X
बी में भी रहा होगा। तो वहां पर हम क्या कहते थे कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यहां पर एंड आ जाएगा कि दोनों को बिलोंग करता है, तभी x ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है। तो हमने एग्जांपल 12 में दो सेट लिए थे, एग्जांपल 15 में वही सेट हमें लेने हैं। हमने क्या लिया था, ए लिया था 2 4 6 8 और बी हमने लिया था 6 8 10 12। एग्जांपल 12 में हमें क्या गया था, ए यूनियन बी निकालो, यहां हमें बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या पढ़ा है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। देख लो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 6 एंड 8। जब हमने यूनियन निकाला था तो सारे एलिमेंट्स आए थे, जब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो केवल कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। एग्जांपल 14 एंड एग्जांपल 16 दोनों सेम है, एक में x यूनियन y निकालना है, एक में x इंटरसेक्शन y निकालना है। क्वेश्चन को समझते हैं। लेट x है एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11 में है और हॉकी टीम में है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं राम, गीता, अकबर। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 11th में है और स्कूल की हॉकी टीम में है। सेट y गीता, डेविड, अशोक। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 11 में तो हैं, साथ साथ फुटबॉल टीम में भी है। x यूनियन y बताना है। इस केस में x यूनियन y क्या होगा, x यूनियन y हमने पढ़ा था कि क्या होता है, x यूनियन y होता है एलिमेंट्स ऑफ x एंड एलिमेंट्स ऑफ y विद कॉमन एलिमेंट रिटन वंस। तो इस केस में x यूनियन y क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी भी खेलते हो, जो फुटबॉल भी खेलते हो और दोनों अगर खेलते हैं तो दोनों भी खेलते हैं, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा ना। तो x यूनियन y इस केस में क्या होगा, सारे स्टूडेंट एलिमेंट से ले रहे हो तो x के सारे एलिमेंट, राम, गीता, अकबर। फिर सेट बी के सारे एलिमेंट्स, गीता ऑलरेडी आ चुका है, डेविड एंड अशोक बचा, डेविड, अशोक। तो x यूनियन y इस केस में क्या हो गया, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11 एंड प्ले आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 11 में है या हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। ये हो गया x यूनियन y। x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y हमने क्या पढ़ा था कि दोनों सेट में कॉमन। इसमें कॉमन क्या होगा कि ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 11 में हो और हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हो। ऐसा कोई स्टूडेंट दिख रहा है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता हो और क्लास 11 में हो? भाई देखो क्लास 11 में तो सारे हैं, बट ये स्टूडेंट केवल हॉकी खेलते हैं और ये स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, गीता कॉमन आ रहा है। गीता क्लास 11 में है, हॉकी भी खेलती है और फुटबॉल भी खेलती है, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है। दिस इज एक्स इंटरसेक्शन हुआ। हमने यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंटरसेक्शन की है। वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जैसे यूनियन में था, यहां भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। मींस कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन है, बी इंटरसेक्शन ए में कौन से एलिमेंट आएंगे जो बी और ए में कॉमन है, दोनों एलिमेंट सेम होंगे। दैट्स व्हाई कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड इन इंटरसेक्शन आल्सो। सेम इज फॉर एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए एंड बी में कॉमन है। फिर फर्दर इंटरसेक्शन सी कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। सिमिलरली इसमें भी वही एलिमेंट आएंगे जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन इंटरसेक्शन आल्सो। लॉ ऑफ फाई, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, कि अगर ए यूनियन फाई था तो ए ही आता था। अब इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन फाई विल बी फाई, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, ए में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको आप बोलोगे फाई। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ, सेम जो हमने यूनियन में पढ़ा था।
भाई ए को ए से इंटरसेक्ट करोगे तो क्या होगा, वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है, तो ए इंटरसेक्शन ए विल बी ए अगेन। यहां पर लॉ ऑफ यू, आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करो तो यूनिवर्सल सेट और उस सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, वो सेट इटसेल्फ। तो यूनियन में हम लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते थे, फाई को। इंटरसेक्शन में हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं यूनिवर्सल सेट यू को। ये बात ध्यान रखने की है। यूनियन आइडेंटिटी इज फाई, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी इज यू, यूनिवर्सल सेट। और देखिए ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बना लो, यू। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या पढ़ा कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, वेन डायग्राम में जो एरिया दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, केवल ये एरिया कॉमन आ रहा है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दिस पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में हमने क्या पढ़ा था, सारा पूरा ए पूरा बी, और ए इंटरसेक्शन बी में दोनों का कॉमन पोर्शन। अब एक केस कंसीडर करते हैं कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 3। यहां पे एलिमेंट भी लिख देता हूं, 1 3 5 2 4 6। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, नथिंग। इसको आप क्या बोलते थे, 5। ठीक है, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे सेट्स को हम मैथमेटिकली बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब एग्जांपल 17 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि इससे एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। जैसे हमने यूनियन के केस में एग्जांपल लिया था, वहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ऐसे ही एग्जांपल से हमारा इस एग्जांपल से भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट a is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and b is equals to 2 3 5 7 बोल रहा है। पहले तो a इंटरसेक्शन b फाइंड करो। a इंटरसेक्शन b तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। a इंटरसेक्शन b दोनों में जो कॉमन है, b से स्टार्ट करो, छोटे वाले सेट से स्टार्ट करो। 2 3 5 7 2 3 5 7 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब 2 3 5 7 आ गया तो ये अपने आप में क्या आ गया, सेट बी आ गया। तो ये इक्वल टू बी है। तो जो प्रूव करने के लिए कह रहा था, पहले बोला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये है। फिर बोल रहा था शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड भी लिख दो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्जांपल से समझनी है, सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं है। यहां पे देखिए b इज ए सबसेट ऑफ a, b इज ए सबसेट ऑफ a, और ये क्वेश्चन से पता चल रहा है और सॉल्व करके क्या आया, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या आ गई कि इफ b इज ए सबसेट ऑफ a देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b। ये बात आपने याद रखनी है। यूनियन में हमने क्या पढ़ा था,
if B is a subset of A, then A union B is equals to A, क्योंकि सारे एलिमेंट होते थे, इसमें आ रहा है B क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ही लेने हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट से निकल कर आए हैं सबसेट और सुपरसेट के रिलेशन में। ये आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। हमने इंटरसेक्शन एंड यूनियन पे ऑपरेशन पढ़ लिए थे। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होते हैं जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं। देखिए, A यूनियन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। मींस जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड सिमिलरली सेकंड लॉ बोलता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट के बाहर है अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर यूनियन। सो these laws are known as distributive laws। एग्जांपल लेते हैं, सपोज A is equals to 1 3 5, B is equals to 2 4 8। कोई भी सेट ले लो आप जो आपका मन करे, 9 4 7। ये मैंने 3 सेट ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ नंबर 1 की बात करते हैं और हम फाइंड करते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करो। B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? B और C में देखो कुछ कॉमन है, 4। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A के सारे एलिमेंट और B इंटरसेक्शन C के सारे एलिमेंट। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आएगा? 1 3 5 4। ये हमारे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C। आ गया। अब RHS देख लो, ये LHS थी लेफ्ट हैंड साइड। RHS क्या होगी? A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? A और B के सारे एलिमेंट 1 3 5 2 4 8। A यूनियन C क्या होगा? A और C के सारे एलिमेंट 1 3 5 9 4 7। हमें निकालना क्या है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इन दोनों सेट में जो कॉमन है वो आना है। तो देख लो क्या कॉमन है, 1 3 5, उसके बाद 9 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये और ये दोनों इक्वल है। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स गुड। सिमिलरली इन्हीं तीनों सेट का एग्जांपल लेके आप सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो कर सकते हैं। तो जितने ऑपरेशंस, जितने लॉज आपको बताए हैं, ये सब आपको याद रखने हैं, आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए यूज होंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लिया, अब है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट इज कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं, ए कोई भी सेट मान रहा हूं मैं, ये और बी ये। सो डिफरेंस ऑफ सेट ए बी, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो पर बी में ना, माइनस बी। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो पर बी में ना हो। ढूंढो ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है मगर बी में नहीं है। ऐसा एलिमेंट क्या है? 1 ए में है, बी में नहीं है, 1। उसके बाद 2 ए में है और बी में भी है, तो 2 नहीं आएगा। 4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो आएगा 4। सो डिफरेंस ऑफ सेट a minus b is a set of elements which belongs to a but
डज नॉट बिलोंग टू बी। यहां पर अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं कि भाई x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज देखो, a माइनस बी लिखा है मैंने, ऐसे एलिमेंट जो a में हो b में ना हो। b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए का मतलब ऐसा एलिमेंट जो b में हो पर a में ना हो। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो b में है लेकिन a में नहीं है? b में 2 है, a में भी है, b में 5 है, a में नहीं है, b में 9 है, a में नहीं है 9। तो यहां से आपने एक चीज क्या देखी, इफ x belongs to b minus a, this implies that x belongs to b, b में तो है, and x does not belongs to a। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करने की है, ध्यान रखने की है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और हमने सीखी कि भाई a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी और b माइनस ए दो अलग अलग सेट्स हैं। दो अलग अलग सेट हैं का क्या मतलब कि a माइनस बी में केवल वो एलिमेंट आएंगे जो a में हो, b में ना हो, और b माइनस ए में वो एलिमेंट आएंगे जो b में हो, a में ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, क्योंकि हमने पढ़ा था a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a, बट डिफरेंस ऑफ सेट के केस में ऐसा नहीं है। एग्जांपल 18 देखते हैं। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a माइनस बी और b माइनस ए पूछा है। a माइनस बी क्या होता है? हमने पढ़ लिया, a माइनस बी होता है एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। कैसे, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो a में है और b में नहीं है? 1 a में है, b में नहीं है। 1 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। तो a माइनस बी विल बी 1 3 5। b माइनस ए देखो, ऐसे एलिमेंट्स जो b में है a में नहीं है, जहां माइनस लगाओ उसके एलिमेंट हटा दो। b माइनस ए मीन्स b के एलिमेंट माइनस a के एलिमेंट। b के एलिमेंट 2 इसमें भी है a में, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है। तो b माइनस ए विल बी 8। तो अगेन हमने जो एक चीज वहां पर हमने नोटिस की थी, यहां पर भी नोटिस करने की है कि भाई a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस। ठीक बात हो गई। सिमिलर एग्जांपल 19, एग्जांपल 19, v is equals to a e i o u and b is equals to a i k u. Find v minus b and b minus v. तो v minus b क्या है? v के एलिमेंट माइनस b के एलिमेंट, v के एलिमेंट a b में भी है, नहीं आएगा। e इधर है उधर नहीं है, आएगा। i v में है b में भी है, नहीं आएगा। o v में है b में नहीं है, आएगा। u उधर भी है, u नहीं आएगा। सिंपल है। b माइनस वी, b के एलिमेंट जो v में ना हो, a है, i है, k नहीं है, u भी है। तो अगेन हमने क्या देखा कि भाई v माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस वी। तो तीन चीजें पढ़ी हमने, a यूनियन b, a और b के सारे एलिमेंट्स, a इंटरसेक्शन b, a और b के कॉमन एलिमेंट्स, a माइनस b, a के एलिमेंट्स माइनस b के एलिमेंट्स। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एज ऑलवेज ये यूनिवर्सल सेट मान लो U, इसको A मान लो, इसको मान लो B। अब देखो हमने कहा था A माइनस बी,
ए के एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में ना हो? ऐसा पोर्शन ये आ जाएगा आपके पास। भाई देखो ये भी ए है लेकिन ये बी में है तो ये नहीं आएगा। ये हो गया हमारा a माइनस बी। अच्छा अगर मैं बात करूं b माइनस ए, तो b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो। b ये है पूरा, इतना पोर्शन a में है तो ये नहीं आएगा, केवल ये मेरा हो गया b माइनस ए। अब जो बीच का बचा, जो कॉमन पोर्शन बचा है वो क्या है? वो हमने पढ़ा था, वो है a इंटरसेक्शन b। इस पोर्शन को आप बोलते हो a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम में इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें जो खास ध्यान देने की बात है, जो नोट करने की बात है, वो ये है कि सेट a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, हम देख रहे हैं कि इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों के एरियाज अलग अलग हैं। तो ये तीनों सेट, ऐसे सेट को हम क्या बोलते थे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता था, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता था? ऐसे सेट्स को हम बोलते थे डिसजॉइंट सेट्स। तो ये सेट्स आपस में डिसजॉइंट्स हैं, इन सेट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 1.4 के लिए बेसिक्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे।